क्या स्टॉक मार्केट सही में एक गैम्बल है? आप में से अक्सर काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार सही में स्टॉक मार्केट से लंबी अवधि के लिए पैसा बनाया जा सकता है क्या? क्या सही में स्टॉक मार्केट एक अच्छा करियर है? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अनुभव के बेसिस में 5-6 ऐसे पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करूं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जिससे आपको समझ में आए कि क्या स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए है भी कि नहीं, क्या शेयर बाजार आप लोगों के लिए है कि भी नहीं। ये सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आगे जाने से पहले आप लोग कमेंट्स में अभी इस समय आप पॉज करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अभी तक आपको क्या लगता था, एंड फिर अपन एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज होता है कि नहीं, कि क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है या नहीं। प्लस मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने हाल फिलहाल में इन्वेस्टिंग रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए, स्पेसिफिकली जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर सिचुएशन हुआ है। 15,600 के आसपास था निफ्टी, तब से अपन ने वीडियो डालना शुरू किया और तब से एक ही चीज़ कही कि SIP रोको मत, इन्वेस्ट करो, मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आज आप देखिए जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 17,300 पे बैठे हुए हैं। अगर आप जाके देखेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबके, डू गो एंड चेकआउट। इससे इन्वेस्टिंग के बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट आर दोस कोर रीजंस। हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कोर रीजंस क्या है जिसके चक्कर में लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग तो जुआ है। अगर हमने वो चीज़ क्रैक कर ली तो मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई। तो देखिए, जो हम बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में तो धोखा ही होता है। इट इज़ बिट्रेयल, धोखा है। धोखा की शुरुआत किस चीज़ से होती है? धोखे की शुरुआत होती है प्यार से, लव से। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस, बिकॉज जब एक नया व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है, वो आते ही स्टॉक्स के प्यार में पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग बहुत बार अक्सर कभी किसी शेयर को खरीदते हैं, उसके बाद उसके ना प्यार में पागल हो जाते हैं। यू बेसिकली गो विद इमोशंस और ऑब्जेक्टिविटी आपकी बाहर निकल जाती है। आज भी अपने आप से आप पूछना कितने बार आपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे लोगों से झगड़ा किया होगा जस्ट बिकॉज आपने एक स्टॉक लिया था, आपकी एक ओरिजिनल थेसिस है, लेकिन बिकॉज दूसरा व्यक्ति कुछ और टिप्पणी कर रहा है, वो भले ही कुछ लॉजिकल पॉइंट बोल रहा होगा लेकिन आप उससे एग्री नहीं करते, इसलिए आप झगड़ा करते हो। अपने आप से पूछना, आपने बहुत बार ये चीज़ की होगी। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे खुद का एग्जाम्पल देता हूँ येस बैंक का। ठीक है, येस बैंक, अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, लाइव वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। 2018-19 में ही हमने बहुत बार कहा था 250 के आसपास कि आप येस बैंक से निकल जाइए। तब भी कुछ लोगों ने मेरे साथ कहा कि नहीं तुमको नहीं पता भैया, 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक एंड ऑल दोज थिंग्स। इट वाज अराउंड इट्स पीक तो शायद 350 का था, अपन ने 250 के आसपास कहा था। फिर राणा जी मुझे माफ़ करना, वो सब खबर आ गई एंड देन वी ऑल नो। उसके बाद मैंने पर्सनली एक हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे, और ये ट्विटर पे अभी भी होगा, पब्लिकली अवेलेबल है, येस बैंक में मैंने खुल के सबको बोल के नवंबर-दिसंबर 2019 के आसपास, जब ये 40 रुपये के आसपास, 40 के आसपास भाव चल रहा था, उस समय पे मैंने येस बैंक पे थोड़ा सा निवेश किया। ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से मेरे कैपिटल का 1.5 या 2% किया था। और उसके बाद मैंने वहाँ पर ये भी अपडेट किया था कि मैं 11% के लॉस पे वहाँ पे निकल गया था। अगर मैं नहीं निकला होता तो आज तो मैं और बड़े लॉस पे बैठता, और मेरे को वही मेरा कैपिटल रिकवर करने के लिए, ऑल्दो सिर्फ 2% या 1.5% डिप्लॉयड था, वो रिकवर करने के लिए मेरे येस बैंक को करीब करीब 4x या 5x करंट प्राइस से होना पड़ता, जो कि अभी इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। अब आपको समझना पड़ेगा मैंने वो बुक क्यों किया, मैंने काटा क्यों, बिकॉज इससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको स्टॉक के प्यार में, लव में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, उस समय पर अगर आपको याद होगा तो येस बैंक की कुछ खबरें आ रही थी। आई वाज क्लोजली ट्रैकिंग येस बैंक। फोर्टिस का स्टेक सेल आया था, SBI बचाने आ गई थी, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा कि भैया येस बैंक इज सच अ बिग बैंक। और एक चीज़ आप समझिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके टेन्योर के दौरान कोई बहुत बड़ी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उस पर डेंट लगे, बिकॉज फिर क्या होता है, वो वोट पे असर पड़ जाता है उसके बहुत बुरी तरह। फिर उसके बाद एक खबर आने लग गई थी, कुछ आलू वालिया जी करके, अचानक से एक फिगर आया, आलू वालिया करके $2 बिलियन डाल रहे हैं। और जो इनके CEO थे रवनीत गिल साहब, जो पहले डॉश बैंक में थे, ये एक मीटिंग की हमेशा बात करते रहते थे। जैसे एक डेट दी थी कि इस मीटिंग में हमारे पास ये स्टेक आने वाले, राकेश झुनझुनवाला जी आने वाले, ये आने वाले, वो आने वाले हैं। फिर आलू वालिया जी का 2-3 बार नाम आया। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यार रवनीत जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी एक रिवाइवल होगा। येस बैंक का कस्टमर बेस तो वीक नहीं हो रहा, रेजर पे के साथ इनका वर्क है, कहीं ना कहीं सब ठीक ठाक चल ही रहा है, तो सूनर और लेटर ये चीज़ रिकवर हो सकती है। ये सोच के मैंने एक थोड़ा सा बेट डाला। मेरा थेसिस ये था कि आगे चलकर अगर यहाँ पर और रिकवरी दिखी तो मैं और ज़्यादा पैसा डालूंगा। बट रवनीत जी जो डेट्स बता रहे थे मीटिंग की, पहली मीटिंग कैंसिल हो गई।
दूसरी मीटिंग उसके एक आध हफ्ते बाद थी, अगर आप लोग टीवी तब फॉलो करते होंगे, कितने लोगों को याद है कमेंट्स में बताना, वो पोस्टपोन हो गई। तीसरी मीटिंग भी पोस्ट। नाउ दिस वाज अ हाई टाइम फॉर मी टू डू माई रिसर्च अगेन, क्योंकि मुझे प्रेम में नहीं पढ़ना कि येस बैंक तो इतना सस्ते में पड़ रहा है यार, और कितना 40 रुपए का है, यहाँ से क्या डबल भी हो गया तो निकल जाएंगे ना, ऑल दोज थिंग्स। बट मैं इमोशन को वहाँ पर नहीं लाता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिविटी लेके आता हूँ। तो मैंने पहली चीज़ सोची कि यार कुछ तो गड़बड़ होगी ना, क्यों एक सीईओ को इतनी परेशानी हो रही है, वो बार बार एक डेट दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मैंने आलू वालिया जी का जब थोड़ा पता किया तो भाई ज़्यादा रिकॉर्ड्स है ही नहीं। एक बंदा एक डूबती हुई नैया में $2 बिलियन लगाने के लिए जा रहा है और उसके पास कोई सब्सटैंशियल स्टेक बाहर का नहीं है। कनाडा का बताया जा रहा था हाउसिंग बिजनेस, हाउस होल्ड बिजनेस है, बट उनने इससे पहले कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल स्टेक कहीं नहीं लिया है, और उनके जो आर्टिकल भी वो ऐसे ही किसी वेबसाइट पे आ रहे हैं। दिस इज़ वेयर आई डिसाइडेड आई डोंट नीड टू फॉल फॉर द बैंक। जब मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, जब ये सारी चीज़ें जिस पे मैं बेट कर रहा था, मेरा थेसिस था कि ये रिवाइवल आएगा, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो मेरे ऊपर कोई सेंस ही नहीं बना इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। और यही गलतियां अब आप लोग करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग स्टॉक ले लिया है एक थेसिस के बेसिस पे, उसके बाद वो थेसिस बदलता जाता है, स्टॉक नीचे आते जाता है, आप अपने आप को कन्विंस करने में लगे रहते हो कि नहीं यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, इसलिए मेरे को उसको होल्ड करके रखना है। ये गलत है दोस्त। और इसी चक्कर में आप लोग जब फंस जाते हो और वो 7-8 साल तक स्टॉक नहीं चलता, 10-10 साल तक नहीं चलता है, आप क्या कहोगे? शेयर मार्केट जुआ है। तो फर्स्ट मिस्टेक इज लव इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द बेट्रियल। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर देना, लाइक से प्रोत्साहन मिलता है। मैं इसी तरह के एक्सपीरियंसेस और शेयर होने के लिए मोटिवेटेड रहूंगा आगे, इफ वी गेट गुड अमाउंट ऑफ लाइक्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ना इमेजिन ही नहीं कर सकते व्हाट इज द स्केल, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी साइज ऑफ आवर स्टॉक मार्केट्स। कोई नहीं कर सकता। हम लोग आज भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, आप क्रिप्टो में चले जाओ, बिकॉज रेगुलेटर ने ये रेगुलेशन लगा दिया, ये है, और 100x 200x और कितने ही होंगे। लेकिन ऑन एंड ऑन हमने देखा है, ऑब्वियसली सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ हो गया है, रिसर्च करने का तरीका जो 20 साल पहले था उससे ज़्यादा टफ हो गया है। लेकिन वी कांट डिनाई दिस फैक्ट कि अभी भी हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी भी इतने सारे डीमैट खुलने के बाद भी शेयर मार्केट में जो टोटल पेनिट्रेशन है वो केवल 6% का है, 6% का टोटल पेनिट्रेशन है। इसका मतलब अभी भी 94% का स्कोप है। मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन विल इन्वेस्ट, चलो 70% का तो है। दूसरी चीज़ है यंग माइंड अभी काफ़ी एजुकेट हो रहा है। अभी कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाइव किया हुआ था, वहाँ पर एक 15 ईयर ओल्ड युवक ने ज्वाइन किया था, एंड मेरे कमेंट्स में भी काफ़ी सारे 13 ईयर 14 ईयर 15 ईयर 17 ईयर ओल्ड लिखते हैं कि भैया हम सीख रहे हैं, हम लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यार कि उस एज पे शुरू कर रहे हैं, और उनको डिमोटिवेट क्यों करना है? आप रियलिस्टिक चीज़ बताओ, जो कड़वा सच है वो बताओ कि भैया लेवरेज लोगे तो खत्म हो सकते हो, बोरोड फंड करोगे, लेकिन उनको आप प्रोत्साहन भी दो कि भाई तुमने जिस एज पे स्टार्ट किया भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी सारे लोग बाहर से जो शेयर मार्केट को देखते हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते, दे अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट, बट बिलीव मी स्टॉक मार्केट हैज एंडलेस पोटेंशियल। अगर आप 100 रुपए हर महीने भी डालते हो, यू नेवर नो, इट बिकम्स लैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको ये चीज़ समझना है, एंडलेस पॉसिबिलिटी, एंड बिकॉज लोग इस पॉसिबिलिटी को नहीं देख पाते हैं इसलिए उसको जुआ करते हैं कि भैया ये तो जुआ है। वेल, उसके लिए भी काफ़ी आजकल सोल्यूशंस है। एक तो है आप इंडेक्स पे पैसा लगा दो, दूसरा अगर आपको खुद वो पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा कि आइडेंटिफाई कैसे करें, वो रिसर्च कैसे करें, एक्सपर्टीज कैसे लेके आए, और आपके कुछ गोल्स हैं कि यार 20 ईयर्स डाउन द लाइन मेरे को अपना एक बंगला खरीदना है, 30 ईयर्स डाउन द लाइन मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे, बच्चों का एजुकेशन महंगा हो जाएगा। टुडे इटसेल्फ, डू यू नो, अगर आप ISB में MBA करने जाते हो साल भर का, इट इज़ कमिंग अराउंड 42 लाख रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्स, राउंड ऑफ कर लो 45 खर्चा पानी मिला के साल भर का फीस है। मतलब टुडे एजुकेशन इन इंडिया इज ऑल्सो दैट नॉट दैट ईजी। तो ऐसे केस में देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल केसेस का एक नया ऑप्शन है होराइजन करके, वैसे लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जैसे 2030 का मेरा ये गोल है, 2035 का मेरा ये गोल है, 2040 का ये गोल है, और एक्सपर्ट्स आपके लिए पोर्टफोलियो बना देंगे। बेस्ट बात है ये ऑप्टिमाइज रहेगा आपके गोल के लिए, और आप कोई भी अमाउंट, छोटा सा, मीडियम सा, बड़ा सा अमाउंट, जो भी आपकी श्रद्धा भाव के हिसाब से है, जो एक लंबे टाइम के लिए आप कॉर्पस बनाना चाहते हो, वो आप आराम से बना सकते हो। तो द पॉइंट इज कि यहाँ का जो पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का वो एनॉर्मस है। आपके पास बहुत ऑप्शंस है जिससे आप पैसे बना सकते हो। तो दूसरा जिसके कारण काफी लोग कहते हैं कि ये जुआ है, इज बिकॉज पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट्स बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग। तीसरा, हम लोग
इंडिकेशंस को, दूसरों से लिए गए इंडिकेशंस को कंक्लूजन समझते हैं। इस पे भी मैं अपने स्टॉक का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जोमैटो का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, आप जाके देख लो पब्लिक डोमेन पे। आईपीओ के पहले भी हमने कहा बेटा बच के रहना, बहुत बुरी तरह से पिटेंगे, तब भी हमारा मजाक बनाया गया। हमने आईपीओ के बाद भी कहा, तब भी मजाक बनाया गया, ट्वीट किया तब भी मजाक बनाया गया। आज ये सारे स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस से 60, 70, 80%, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से कुछ लोग अब कमेंट नीचे करोगे बिकॉज आप लोग, जो मैंने पहला पॉइंट बोला है, लव में हो। पर अब इस चीज को समझो, इंडिकेशंस मुझे भी मिले। इंडिकेशंस क्या मिले? न्यू एज कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज है। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत की इकोनॉमी में इस तरह के स्टॉक्स आ रहे हैं, पॉजिटिव है। ये इंडिकेशंस थे। और इंडिकेशन क्या आया? इतने बड़े बड़े वीसी फंड्स इस पे पैसा लगा रहे हैं, इंडिकेशन आया, ठीक है। टिप्स एंड सर्विसेज वाले इसकी बात कर रहे हैं, टीवी वाले इसकी बात कर रहे हैं, स्टेलर लिस्टिंग होगी, सब इसकी बात कर रहे हैं, ये सारे न्यू एज कंपनीज की। मैंने इंडिकेशन सबसे लिया, लेकिन मैं कंक्लूजन अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से निकाला। पहला, क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्रॉस। दूसरा, क्या सही में ये उतने सस्टेनेबल रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स निकाल पाएंगे? क्योंकि मेरा एक सिंपल सा कहना है, किसी भी बिजनेस को, चाहे आप न्यू एज थेसिस लगाओ या कुछ भी वो लगाओ, मुझे पर्सनली ये जो ई कॉमर्स बेस्ड वाला बिजनेस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक होल्डिंग है, वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, तो मैं कभी भी सब्सटैंशियल स्टेक वहां पे नहीं लेता हूँ। इसको वॉरेन बफेट सर कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटिशन। तो मैंने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो मैंने खुद से पूछा, क्या अभिषेक तेरे को ये सारी चीजें समझ में आएंगी? प्रॉपर अंदर से आंसर आया कि रहने दे यार, तेरे को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तीसरी चीज जो मैंने अपने आप से यहाँ पर पूछा कि चल अभिषेक, मान ले तू यहाँ पर इन्वेस्ट करता भी है, डू यू हैव द कैपेसिटी और द कॉन्फिडेंस कि तू अपना एटलीस्ट 20% स्टेक लगा सकता है? नहीं, अंदर से आया कि सिर्फ 1%। एंड स्ट्रेट अवे आई कुड रियलाइज कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी को इतना ज्यादा वैल्यू पे पिच किया जा रहा है। और वीसीस की अगर मैं बात करूं, वीसीस के लिए तो बेस्ट चीज है ना, वीसी ने तो जो 100 रुपए की चीज ली थी वो आपको 800 रुपए में चिपका दी, 1000 रुपए में चिपका दी, 2000 रुपए में चिपका दी। तो देन आई रियलाइज कि नहीं, वी शुड अवॉइड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इस बड़े टर्मोइल से बच गया। मैंने आप सबको भी सतर्क किया था अपने चैनल पे, इसलिए अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये चीज़ पहुंचे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पॉइंट मेरा ये सिंपल सा है दोस्त कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ना इधर उधर से इंडिकेशंस लेते हैं। नथिंग रॉन्ग, आप इंडिकेशंस लो। विजय केडिया साहब ने ट्रैक्टर में पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था, पहला ट्रैक्टर के एक इक्विटी शेयर में, बाय रीडिंग अ मैगजीन। उन्होंने इंडिकेशन लिया, लेकिन कंक्लूजन अपने खुद के निकाले कि हाँ यार, एग्री बेस्ड इकोनॉमी बढ़ रहा है, एग्री बेस्ड के साथ टूल्स की जरूरत पड़ेगी उस समय पर भारत में 80s एंड 90s में। अगर 80s एंड 90s में भारत को टूल्स की जरूरत पड़ेगी तो किसान को क्या लगेगा? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर अगर लगेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा तो ट्रैक्टर के शेयर बढ़ेंगे। ये सोच के उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। तो ब्लाइंडली आप सब इंडिकेशन कि यार अभिषेक भैया क्योंकि तुमने बोला था इसलिए हमने ले लिया, नहीं, ये इंडिकेशन है। आपको ऐसा होना चाहिए, अभिषेक भाई तुमने बोला था, उसके बाद हमने अपनी रिसर्च करी, फिर हमने वो चीज दी। दिस इज बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू। अगर ये चीज आपने की होती ना, सिर्फ बाकियों का सुन के, कमेंट्स में जरूर बताना कितने लोग सिर्फ अब को समझ में आ रहा है कि बाकियों को देख के कि आईपीओ में इतना पैसा बन रहा था इसलिए हमने लगा दिया यार। क्या आईपीओ सब लोग आईपीओ सब हो रहे थे इसलिए हमने पैसा लगा दिया। कितने लोग हैं कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये मिस्टेक हो जाती है कि हम इंडिकेशंस, दूसरी हम टिप्सटर्स से इंडिकेशंस लेते हैं, पेड टिप सर्विस। पहले ही रिमाइंड कर दूं, हम लोग कोई पेड टिप्स एंड सर्विस नहीं चलाते। ये है हमारा एक्चुअल टेलीग्राम चैनल, जहां पर हर मॉर्निंग वर्किंग डेज पे हम अपडेट देंगे मार्केट का। व्हाट इज माय व्यू, मैं अपना पर्सनल, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, लेकिन काफी सारे लोग कहते कि इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, इसलिए मैं इधर डालूंगा। तो यही है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहता है। तो आप मेक श्योर कोई गलत चैनल, हम पेड टिप सर्विस रिटेल को नहीं देते, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये टिप सर्विस में नहीं पढ़ना है, इंडिकेशंस लो बट कंक्लूजन खुद के बनाओ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बोलने वाला हूं, क्यों जुआ कहते हैं? बिकॉज हम सबका ना एक जानवरों वाला दिमाग है, एनिमल ब्रेन। एनिमल कैसा होता है? एक सिंपल सा, जंगल में एक हिरण होती है, वो क्या होता है? उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं। जैसे ही दूर से शेर को देखा, चीता को देखा, लियोपार्ड को देखा, दुम दबा के भागेंगे। उसका जो फियर का इंस्टिंक्ट है ना, उस समय पे ऑब्जेक्टिविटी चले जाती है। वो ये नहीं समझ पाती हिरण कि हो सकता है इधर पीछे से एक शेर अटैक करने के लिए, लेकिन उधर एक झुंड बैठा होगा, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होगी उसको अटैक करने की। ये लोग ये नहीं सोचते। एनिमल इंस्टिंक्ट आया, फियर आया, भागा। बिकॉज एनिमल इंस्टिंक्ट यही कहता है कि हमको सर्वाइव करना है, कुछ भी हो जाए हमको सर्वाइव करना है।
याद रखिए यस बैंक के समय में भी क्या हुआ था, यस बैंक के समय में अचानक से एक्सट्रीम ग्रीड आने लग गया लोगों को। दो एलिमेंट होते हैं एक एनिमल ब्रेन का, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड। अरे यस बैंक तो 40 का आ गया, अरे 60 रुपए का आ गया, और कितना सस्ता होगा, 30 रुपए का हो गया, अरे 4th लार्जेस्ट बैंक है। ये एक्सट्रीम ग्रीड आ रहा था जिसके कारण लोग फंस गए। एक्सट्रीम फियर कैसा होता है, जिसके हम सब एक बहुत बड़े पिविटल रोल है, हमें भी एक्सट्रीम ग्रीड और फियर होता है। नो वन इज अवे फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, 1999 में क्या आपको पता है, विद इन जस्ट वीक्स मंथ्स भी नहीं बोल रहा हूं, आईटी कंपनीज 4x हो गई थी। ये पीक की बात कर रहा हूं 99 की। अगर आप पोस्ट डिविडेंड, प्री स्प्लिट, पोस्ट बोनस अगर आप जाके देखते हो, 4x इन वीक्स हो रही थी। इवन गुड कंपनीज, इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन हो गया था, आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, गूगल पे ढूंढेगा, दैट वाज हायर देन अ लॉट ऑफ यूएस बेस्ड आईटी कंपनीज। इन्फोसिस के सीईओ तक को विश्वास नहीं हो रहे थे उस समय पे कि भाई इतने कैसे करेंगे। 4x इन जस्ट फ्यू कंपनीज। ये क्या था, एक्सट्रीम ग्रीड था। जब 2008 या कोरोना का क्राइसिस हुआ, एक दिन में 10-20% गिर रहा था। अब आप कुछ लॉजिकली सोचो, क्या सही में इतना सारा बिजनेस, कितने लाख करोड़ का बिजनेस एक दिन में जा रहा था क्या, जो मार्केट जिस तरह से। तो आपको ये समझना है कि हम सबका एक एनिमल ब्रेन है। पर आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ना, फियर एंड ग्रीड तो हो गई। अभी जब मार्केट गिर रहा था रशिया यूक्रेन पे, जब अपन बार बार आके बोल रहे थे एसआईपी चालू रखो, तब तो फियर था। कमेंट्स में लोगों ने आके लिखा, अभिषेक तू मिसगाइड कर रहा है, 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। मैंने बोला कि भाई मना नहीं कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल तो आना ही है, कभी ना कभी हो सकता आ जाएगा, हो सकता आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, हु नेवर नोज, नो वन कैन प्रिडिक्ट टॉप एंड बॉटम। बट मुझे ये बात पता है कि इस समय पैनिक करना सही नहीं है। दिस इज समथिंग विच वी लर्न फ्रॉम द 2020 कोरोना क्राइसिस, कि अननेसेसरीली पैनिक करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए अपन ले रहे हैं। मैं अपने मित्र को भी बताया जो खुद बड़े निवेश करते हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि भाई मैं कर रहा हूँ। मैंने उसको बताया जिस दिन ये मार्केट थोड़ा 15,600, 700, 800 के आसपास था, आई टोल्ड, एंड इनफैक्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि मैंने 8 डिजिट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। एंड ही वॉज लाइक कि मेरे को तो लगता है थोड़ा और नीचे जा सकता है भाई, ऐसा करके मैं आराम से लगाऊंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, हो सकता है जाए, बट मैं तो लगा दिया है, और नीचे जाएगा तो वैसे भी मैंने पूरा कैपिटल नहीं लगाया, मैं तो और लगाने के हिसाब से लगाया हुआ है। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा एनिमल ब्रेन बीच में आ जाता है फियर एंड ग्रीड के बेसिस पे। आपको इसको कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते हो, पर आप जो बड़े निवेशक करते हैं, जो स्मार्ट निवेशक करते हैं ना, वो चीज कर सकते हो। हम फियर एंड ग्रीड के झांसे में आ सकते हैं, लेकिन हम एक्ट नहीं करेंगे। हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे नहीं, हम अपने पोर्टफोलियो के ऐप को डिलीट कर देंगे उस समय पे। ये कुछ स्मार्ट हैक्स होते हैं। मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी भी हालत टाइट है, हमको भी डर लग रहा है, बट हम कुछ नहीं करेंगे स्टॉक्स के साथ। क्यों? बिकॉज हम एक चीज फैक्ट समझते हैं कि सूनर और लेटर ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो चीजें ऊपर जाएंगी। मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, अशोक लेलैंड जब मैंने लिया था, लेने के जस्ट कुछ वीक्स के बाद ही वो 20% गिर गया था। क्या मैंने पैनिक किया? नहीं। क्या मैंने ऐड किया? हाँ, थोड़ा बहुत ऐड किया था, ज्यादा नहीं ऐड किया था, बिकॉज मैं कन्विक्शन बिल्ड कर रहा था। अब जस्ट इमेजिन वो 20% फॉल पे अगर मैं निकल गया होता, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी ओरिजिनल थेसिस तो नहीं बदली है। मैं जस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे स्क्रैपेज पॉलिसीज आगे चल के आ सकती हैं, जिसका मैंने कुछ इंडिकेशंस देख लिए थे, जिस तरह की लीडरशिप थी हिंदुजा ग्रुप की, फंडामेंटल थे, कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को किया। विद इन 2.5 years आई बुक्ड अराउंड 5 to 6x इन अशोक लेलैंड। अब जस्ट इमेजिन अगर वो 20% के टाइम पे मेरा एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाता, अभिषेक डर लग रहा है भैया निकल जाओ, तो मैं क्या वो पैसा बना पाता? नहीं बना पाता। तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो आप अच्छे लेवल पे भी लोगे, कभी ना कभी वो ऊपर बढ़ेगा। बट अब आप लोग कहोगे कि यार वो मिस आउट हो गया, कोई बात नहीं, एक लर्निंग लो, ताकि अगला जब बुल रन आए खतरनाक वाला, उस समय पे आप मौका ना गवाओ, उस समय पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह होल्ड करो। दोस्तों, अगर कुछ भी सीखने मिल रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज विद दैट वी कम टू द स्मार्टेस्ट लेसन विच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड। स्मार्टेस्ट लेसन ये है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। अभिषेक भाई तुम तो एक्सपर्ट हो यार, तुम बताओ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। ट्विटर पे जिसके 1 मिलियन फॉलोअर है वो भी एक्सपर्ट नहीं है। टीवी पे जो आता है वो भी एक्सपर्ट नहीं है। पता है मेरे हिसाब से एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वो है जिसका प्रॉपर स्किन इन द गेम है, जिसका सोशल प्रूफ सबके सामने है। कैसे? वो मैं अगर आके अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं, मेरे पास इतने लाख करोड़ों के स्टॉक्स हैं, वो एक सोशल वैलिडेशन नहीं है। बट अगर किसी वेबसाइट पे जाके
किसी भी NSE BSE की वेबसाइट पे जाके आपको दिखता है कि इस व्यक्ति का 1% स्टेक या उससे ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप 1% स्टेक लेते हो या उससे ज़्यादा लेते हो उस वेबसाइट पे आता है इज इनटू दिस कंपनी, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई है, स्किन इन द गेम है, बंदा बड़ा खेलता है। अदरवाइज नो वन इज एक्सपर्ट। सिंपल सी बात है ना, आप अगर अपने आप को इतना बड़ा बताते हो, सिंपल सा बताओ आपके कितनी कंपनियों में 1-2% से ज़्यादा स्टेक है। ओनली दोज पीपल आर रियली एक्सपर्ट्स। और 1-2% के लिए करोड़ों पैसे लगते हैं। तो इसलिए आई से कि हम सबको समझना है एवरी डे वी आर एट जीरो लेवल। और सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरता है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन के टाइम पे हुआ, तब 100% कोई भी स्मार्ट व्यक्ति नहीं लगा सकता, बिकॉज उनको भी डर रहता है कहीं ना कहीं। एनिमल इंस्टिंक्ट जिसकी मैंने बात करी, उनको भी डर रहता है। लेकिन वो एक चीज अपने दिमाग में लगा सकते हैं, वो क्या? आई मे नॉट बी एबल टू बाय 95% एक्सपोजर राइट नाउ, बट आई कैन मेक श्योर दैट आई डोंट सेल 95% ऑफ माई पोर्टफोलियो. If I am holding good quality stocks, sooner or later it has to go up. हिंदी में इसका तात्पर्य यह है कि मैं इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि मैं 100% अपना स्टेक इस तरह के बाजार में नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, लेकिन मैं अपने आप को इतना कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं 95% अपना शेयर बेचूंगा नहीं, और हर मंथ थोड़ा पैसा लगाऊंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंस, क्योंकि मुझे विश्वास है भारत पे, मुझे विश्वास है भारत की इकोनॉमी पे. आई माइट बी साउंडिंग अ वेरी बुलिश पर्सन, बट देखिए जब भारत की ओवरऑल बात करिए ट्रैजेक्टरी की, चाहे इस साल बात करिए, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कहीं पर भी बात करिए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ. शॉर्ट टर्म पे बिकॉज मैं एक स्पेक्यूलेटर भी हूँ, तो टाइम टू टाइम मैं नेगेटिव स्टैंड भी रखता हूँ बिकॉज मेरे ट्रेडिंग बेट्स भी होते हैं, बट फॉर इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव आई बीन ऑलवेज पॉजिटिव. दोस्तों आशा करता हूँ आज कुछ नया सीखने मिला होगा आपको. अगर सीखने मिला है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा. आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट मैं एक्सपीरियंस शेयर करते करते सोचता हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके सिखा दिया जाए. जितना लोग बाहर, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 50-60,000 रुपीज़ की ट्रेनिंग, उनको भी हम सिखा दें. तो आशा करता हूँ कुछ नया सीखने मिला है. सीखने मिले तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.